गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 चैप्टर अपने फिनिश कर लिए। अब थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, जनन क्या होता है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि मेल्स अलग होंगे, फीमेल्स अलग होंगी और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। इनके जननांगों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि दोनों के जननांगों में अंतर होगा और दूसरे इनके गैर लैंगिक लक्षण जो होते हैं, मतलब कि जैसे कि पुरुषों में मोटी आवाज़ का होना या फीमेल्स में स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, तो ये कहलाते हैं गैर लैंगिक लक्षण। तो ये इन्हीं को, मतलब ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, इन्हीं के कारण जो मनुष्य होता है उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या है, जनन तंत्र दोनों में पाए जाते हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, तो दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए जो प्रमुख जननांग होते हैं वो होते हैं वृषण। जैसे कि आपने प्लांट्स में पढ़ा था कि एक्सेसरी वर्ल्स होते हैं, नेसेसरी वर्ल्स होते हैं। तो नेसेसरी वर्ल्स में क्या होता है, एंडोशियम गायनोशियम होते हैं, जैसे उसमें पढ़ा था, सेम ऐसे ही इसमें भी कुछ नेसेसरी होते हैं, कुछ एक्सेसरी होते हैं। तो इसमें प्रमुख जननांग होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, बाकी सारे जननांग इसमें और भी होते हैं अलग अलग। जैसे कि पहला होता है स्क्रोटल सैक या वृषण कोश। ये सबसे बाहर का जो आवरण होता है ये होता है वृषण कोश। उसके बाद होता है टेस्टिकल या फिर टेस्टिस, इसे बोलते हैं वृषण या टेस्टिकल्स या टेस्टिस। इसके बाद एपिडिडाइमस या मतलब एपिडिडाइमस वाला भाग होता है थर्ड पार्ट, और इसके बाद होता है वास डिफरेंस या शुक्र जनन वाहिनी या शुक्र वाहिनी भी बोलते हैं, वास डिफरेंस। उसके बाद यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, पेनिस, शिश्न, और इसके अलावा जो कुछ ग्रंथियाँ होती, सहायक जनन ग्रंथियाँ, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, और एक और होती काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस टाइप से ये सारी सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं जो कि शुक्राणुओं के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, शुक्राणुओं के बनने में। ये कुछ प्रमुख जननांग थे। उसके बाद सबसे पहला पार्ट है स्क्रोटल सैक, ठीक है, वृषण कोश। तो मेल्स में वृषण कोश पाया जाता है जो कि उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और भ्रूण की पेरिटोनियम आवरण से विकसित होता है, ठीक है। भ्रूण की पेरिटोनियम आवरण से ये विकसित होता है। इसमें सबसे बाहर की तरफ देखिए स्किन की एक लेयर पाई जाती है, सबसे बाहर स्किन होती है, ठीक। उसके अंदर डार्टोस पेशी का एक आवरण होता है। डार्टोस पेशी क्या मतलब, डार्टोस पेशी अरेखित पेशियाँ होती हैं, ठीक, अरेखित पेशियाँ होती हैं। उसके बाद बीच में एक सेप्टम होता है जिसे बोलते हैं हम स्क्रोटल सेप्टम, ठीक। स्क्रोटल सेप्टम दोनों वृषण कोश को अलग अलग 2 भागों में डिवाइड करता है, दाएं और बाएं भाग में, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अर्धभाग में क्या होती है, एक टेस्टिस होती है, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस वृषण इधर, एक वृषण, दोनों भागों में एक एक वृषण होता है। वृषण से ही एक इंग्विनल कैनाल मतलब बनाती है, ये ऊपर जाकर इंग्विनल कैनाल दोनों वृषण कोश को क्या करता है, श्रोणी पेल्विक वाला भाग जो होता है उससे जोड़ता है जाके। ऊपर पेल्विक वाला भाग होता है, यहाँ पर ये सब पेल्विक वाले भाग से जोड़ता है इंग्विनल कैनाल। उसके बाद रेखित पेशी तंतुओं का एक गुच्छा होता है जो वृषण कोश के प्रति अर्धभाग में जो सबक्यूटेनियस पेशी स्तर है उसे, मतलब जो पेशी स्तर है इसका, ये सब जितना भी टेस्टिस हैं ये सब के वे पेशियों की सहायता से ही सधे होते हैं। इसलिए इन सबको जोड़ने का काम किसका होता है, क्रीमेस्टर पेशी का। क्रीमेस्टर पेशी होती हैं जो कि रेखित पेशी होती हैं और इनका काम होता है ये उदरीय जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है उन वहाँ पर ले जाके इसको जोड़ती, किसे, टेस्टिस को और ये स्क्रोटल सैक वगैरह को, ठीक है। इसमें क्या होता, उसके बाद वास डिफरेंस, ऊपर जो वाहिनी होती है इसमें आगे देख लीजिए, इसमें वास डिफरेंस होती है, ये वाला भाग। तो वास डिफरेंस ये जो निकलती है नली, इसको बोलते हैं, और इसमें इसके चारों तरफ
ये देखिए रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं, ये ब्लू और रेड दिख रही हैं, तो ये रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, और साथ में लसिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये सारा जितना भी पोर्शन बना, ये सब एक कॉर्ड जैसी, एक दंड जैसी संरचना बनाते हैं, जैसे कहते हैं वृषण दंड या फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसे कहते हैं। ये देखिए स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक ये कॉर्ड जैसी संरचना, दंड जैसी संरचना बनती है, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब देखिए उसके बाद ये वृषण जो होते हैं, ये स्क्रोटल सैक और वृषण जो होते हैं, ये उदरीय गुहा के बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि इन बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, जबकि बाहर इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर होगा, बॉडी अंदर मान लीजिए ये उदरीय गुहा के अंदर स्थित होता ये वाला भाग, तो क्या होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसलिए ये उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। नेक्स्ट जो है वो भाग है टेस्टिस यानी वृषण। तो टेस्टिस जो होती है उसके बाहर सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इस पे जो है सबसे बाहर का आवरण है ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहलाता है, और अंदर का भाग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। और यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ मुड़कर ये स्पैचुलर टेस्टिस बना लेते हैं, मतलब एक अंदर की तरफ लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है। ये देखिए ये खंड बन गए सारे, तो ये लोब्यूल्स में टेस्टिस को डिवाइड कर देती हैं। इस लोब्यूल के अंदर ये जो आप ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो शुक्रजनन नलिकाएं भी जिन्हें कहते हैं, तो ये फैली होती हैं बहुत सारी कॉइल्ड, 2-3 कॉइल्ड, हर लोब्यूल में 2-3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं। और शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर ही किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स होती हैं कुछ, जो कि हार्मोन्स, जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, तभी शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है, ठीक है। तो ये लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। अब जब शुक्रजनन नलिका होती है उसके बाहर एक लेयर होती है, जैसे ये शुक्रजनन नलिका है, एक शुक्रजनन नलिका, उसके बाहर एक जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर की तरफ जैसे ये नलिका है तो इसके बाहर की तरफ एक आवरण होगा, तो उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके अंदर की तरफ एक आवरण होगा, उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। एक लेयर होगी, उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। इसी जर्मिनल एपिथीलियम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो इस शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक होती हैं सपोर्टिंग सेल्स यानी सहारा देने वाली कोशिकाएं, ठीक है। अब इनमें किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है, ये जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तब उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो एक जालक में, यहाँ पर एक संरचनाएँ होती छोटी छोटी, इसमें जाकर खुलती है, इसे बोलते हैं रीटी टेस्टिस, ठीक है, लिखा नहीं है शायद इसमें, रीटी टेस्टिस बोलते हैं या वृषण जालक भी बोलते हैं। यहीं से कई सारी अपवाहक, देखिए यहीं से क्या होता है, बहुत सारी अपवाहक ये नलिकाएं निकलती हैं। अपवाहक नलिकाएं जो है पीछे की तरफ जाकर, मतलब ये लास्ट में जाकर यहाँ पर ये क्या बना लेती हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, मतलब एपिडिडाइमस नलिका में खुल जाती हैं, जिसे डक्टस एपिडिडाइमस भी बोलते हैं। तो पीछे की तरफ नलिकाओं में खुल जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कुंडलित नलिका होती है एपिडिडाइमस वाली नलिका। और ये एपिडिडाइमस नलिका बहुत जब आगे जाती है तो ये वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु होते हुए यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, मैचुरेशन होता है, यहाँ पर शुक्राणुओं का मैचुरेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों जो पार्ट थे, एक स्क्रोटल सैक और टेस्टिस, ये हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो अगले अंग है, एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देखकर ये समझिए,
समझिए और कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा।